हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो अभी आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर की सीरीज चल रही है। तो मैंने एमसीक्यू करवा दिए थे पिछले दो वीडियो में, 10-10 करके 20 एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए, मतलब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। आज मैं करवाऊंगी सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में है टोटल 5 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, मतलब हमारा 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसे बोला है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये तो मैं चैप्टर 1 की वीडियो भी करवा चुकी हूँ, रूट 5 का मैंने करवा के दिया हुआ है। आप पिछला वीडियो देख सकते हो चैप्टर 1 का। उसमें एक्सरसाइज 1.2 में है रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना। और रूट 2 ये एग्जाम्पल में है, कर सकते हो, लेकिन फिर मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को, तो और समझ में आ जाएगा। इसी तरह से रूट 3 रूट 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और कुछ दूसरे नंबर्स भी हैं, जैसे हमारा 3+2 रूट 5, इस तरह का भी प्रूव करने के लिए आता है। 3+2 रूट 5 ये भी प्रूव करने के लिए आता है। तो इन सब का मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, सिर्फ ऐसे ही नंबर का। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं ये करवाती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे ही लिखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर आप एक समझ जाओगे तो बाकी रूट 3 रूट 5 भी करना सीख जाओगे। तो मेरे पिछले वीडियो में रूट 5 को मैंने करके दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो चाहो तो जाकर के चैनल में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई मैंने चैप्टर 1 की। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमें कंट्राडिक्शन से प्रूव करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस कंट्राडिक्शन से प्रूव किए जाते हैं। ये तो हम सभी को मालूम है कि रूट 2 इरेशनल है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करके दिखाना है कि रूट 2 इरेशनल है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, कंट्राडिक्टरी मेथड से मान लेते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं, मतलब मान रहे हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं। टू द कॉन्ट्रेरी, विरोधाभास के रूप में। टू, ये लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है आप लोगों को। टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन अभी हम इसको रैशनल मान रहे हैं, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये लाइन समझ में आई। हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो फिर हम इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती है, a अपॉन b के फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो पता है आप लोगों को। तो देयरफॉर हमारा रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b। और a और b कैसी नंबर है, ये को प्राइम है। को प्राइम क्या होती है, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ वन फैक्टर हो, मतलब और कोई दूसरा फैक्टर हो ना। जैसे हमारी 2 और 3 ये को प्राइम नंबर है, 3 और 5 ये सारी को प्राइम नंबर है। इनके कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हमें ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। तो ध्यान से समझते जाइए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट भी करते जाइए। अगर आता है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता वो नोट करें कैसे लैंग्वेज लिखनी है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और छोटे में। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, ये चीज हमें लिखनी है। रूट 2 को a अपॉन बी ले लिया, a अपॉन बी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको रेशनल माना है, इसलिए लिखा हमने वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, रूट 2b इक्वल टू a। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं और रीअरेंज करके लिखते हैं। तो हम अब यहाँ पे इधर लिखो या नीचे लिखो, जैसे भी यही लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे। एंड रीअरेंजिंग, फिर हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। रीअरेंजिंग हमें क्या मिलता है, रीअरेंजिंग वी गेट, क्या हम पाते हैं, स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 तो हमारा 2 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 2। ये बात समझ आई, ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। अब इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। जब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हमारा a भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें यही स्टेटमेंट यहाँ लिखना है, यही स्टेटमेंट लिखना है कि सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो हम लिखेंगे सिंस
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो देयरफॉर a is also divisible by 3, सॉरी 2, also divisible by 2। ठीक है, ये लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, डिविजिबल बाय 2। अगर ये प्रूव करने के लिए आएगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब a भी 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a कैन बी रिटन एज 2c। क्यों ऐसा लिखा जा सकता है ना, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसको हम 2c के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमारी नंबर है 6 हमारे 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो हमारा c जो है ये नंबर है, कोई इंटीजर है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इक्वल टू इंटीजर, ऐसा भी लिख दो शॉर्ट में लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आपने बता दिया कि जहां पर c क्या है, इंटीजर है। ठीक, क्लियर, a इक्वल टू 2c लिख दिया। अब हमारा जो हमने b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 निकाला था, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह हम क्या डालेंगे 2c, तो 2c होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 4c स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस ए की वैल्यू को हमने 2c लिया ना, हमारे आ गया 4c स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 से इसको हम काटेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप मैं इधर कर लेती हूँ, तो अगला स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये 2 से कट गया, चाहे यही काट के दिखा दो। ठीक है, आगे दे, अब ये 2 b के अपॉन में आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था कि a स्क्वायर अपॉन 2 देखा था ना, कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे हमारा b स्क्वायर के अपॉन में 2 आ गया, तो हम यहाँ भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात, इस साइड कर लेती हूँ मैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अपॉन में 2 है, दैट मींस 2 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो आगे ना कंट्राडिक्शन, हमने क्या माना था कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, लिया था ना हमने। को प्राइम का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो किसी जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 के अलावा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि a का भी 2 फैक्टर है और b का भी फैक्टर 2 है, मतलब इन दोनों का फैक्टर 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि अब a और b में कम से कम 2 कॉमन फैक्टर है, तो देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 तो है कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। बस ये लैंग्वेज का ध्यान रखना कैसे कैसे हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि जो हमने a और b को प्राइम लिया था, तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो इसी लाइन से लिख लिया, नीचे वाली लाइन से लिखो जो भी है, बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, contradicts the fact that a and b are co-prime, a and b are co-prime। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कि हमारा देखो जो हमने शुरू में माना था, लेट किया था, वही हमारा कंट्राडिक्शन आ रहा है, उसी में कंट्राडिक्शन आ रहा है कि हमने a अपॉन b जो लिया था वो को प्राइम लिया था, लेकिन यहाँ तो को प्राइम नहीं दिख रही है, उनका 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ गया है, तो बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम।
तो ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से, क्योंकि हमने पहले ही गलत एज्यूम किया है। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that root 2 is irrational। तो बस लैंग्वेज का ख्याल रखना है खाली इसमें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन हैज, इसको बिल्कुल लर्न कर लो कैसे लिखना है, अराइजन because of our इनकरेक्ट, गलत assumption जो किया है, इनकरेक्ट assumption, ये सब बुक में है, चाहे तो थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है, बाकी बुक में ऐसा इसी तरह से सॉल्व किया हुआ। रूट 2 और रूट 3 का एग्जाम्पल में है, रूट 5 का एक्सरसाइज में, रूट 5 मैंने अपने वीडियो किया हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बस खाली ये नंबर चेंज है। तो ये तो पक्का है इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, या तो इस तरह के रूट 2, रूट 3, रूट 5 आएगा, या फिर 2 नंबर जो जोड़ करके आते हैं। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट टू इज इरेशनल। यही तो हमने कंट्राडिक्ट, मतलब हमारा ये जो गलत एज्यूम किया था कि रेशनल है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो सो वी कंक्लूड, लास्ट लाइन, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2, यहाँ पे हाँ, अवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 2 इज रेशनल, रेशनल हमने इसको एज्यूम किया था ना, दैट रूट 2 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। इरेशनल, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, पहले हम इसको मान लेंगे कंट्रेरी कि रूट 2 रेशनल है, जबकि हमें सबको पता है कि रूट 2 इरेशनल है। तो बस इस तरह से इसके स्टेप्स होते जाएंगे। जब रेशनल माना हमने तो रूट 2 को a अपॉन b के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर आगे हम ये स्टेप लिखेंगे, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। जब a 2 से डिविजिबल है तो हम a को इस रूप में लिख सकते हैं, वेयर c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर, c इक्वल टू इंटीजर, जो भी लिखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा ये सारा आता है, ठीक है। ये सारा सॉल्व करके देखो तो लास्ट में b स्क्वायर अपॉन 2 भी आ जाता है, b स्क्वायर के नीचे भी 2 आ जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल यहाँ पे लिख लेना। तो तो इससे हमें ये पता चलता है कि a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, लेकिन ये कंट्राडिक्ट करता है हमारे उस फैक्ट का कि हमने जो a और b को को-प्राइम लिया था, तो बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आया, क्योंकि हमने गलत ही एज्यूम किया था। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 2 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। इस तरह से इनको इरेशनल प्रूफ किया जाता है। इस रूट 2 की जगह पे रूट 3 भी हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है, या फिर कुछ थोड़ा सा दूसरी नंबर्स हो सकती हैं, जैसे दो नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल मिला के, जैसे हमारा एक नंबर 5 माइनस रूट 3 ऐसा कुछ दे दे, या 5 प्लस 2 रूट 3 इस तरह से दे दे। तो इनको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा, इनको प्रूफ करने के लिए आता है ना, तो उसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं कि रूट 5 इज इरेशनल, सो यू प्रूव दैट दिस इज आल्सो इरेशनल, ऐसा आता है। तो वो भी मैं करवाऊंगी, उसका अलग वीडियो बना के डालूंगी, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। ये पॉइंट P जो है AB को 2:3 में डिवाइड करता है, ठीक है, ये 2, ये रेशियो 3, ठीक। और पॉइंट Q डिवाइड्स BC इन द रेशियो 4:1, 4:1। तो प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। तो हमें प्रूव करना है OC इज हाफ ऑफ OA, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये रेशियो हमें गिवन है, तो क्या क्या गिवन है ये हम लिख लेते हैं। गिवन P डिवाइड्स AB, P डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:3, ठीक है बच्चों। जब रेशियो होता है तो उसमें हम कोई भी x, y, z कुछ मान लेते हैं। जब ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है तो हम ले लेते हैं कि लेट AP इक्वल टू 2x
एंड पीबी इक्वल टू है 3x, मतलब ये हमारा 2x है और ये 3x है। ठीक है, तो हमारा ए बी पूरा क्या है, ए बी प्लस पीबी है। ठीक बच्चों, तो ए बी हो जाएगा, तो इसलिए ए बी हमारा क्या आएगा, ए बी इक्वल टू आएगा ए बी प्लस पीबी, मतलब 2x प्लस 3x, तो कितना हो गया 5x, मतलब हमारा ए बी पूरा हो गया 5x। कितना हो गया 5x। इसी तरह से हम इधर इसको मान लेते हैं, ये जो हमारा पॉइंट Q है, डी क्यू को 4x ले लेते हैं और QC को 1x ले लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम ये ले लेते हैं, लेट डी क्यू इक्वल टू है 4x एंड QC या CQ जो भी लिखो, CQ इक्वल टू 1x, मतलब सिर्फ x। तो हमारा DC क्या हो जाएगा, CD या DC जो भी लाइन को बोलो, तो CD इक्वल टू हो जाएगा, इसमें x, अच्छा x तो मैंने यहाँ लिया है, यहाँ y ले लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, x रहने दो, y ले लेते हैं, इसमें हम y ले लेते हैं क्योंकि अलग रेशियो है इसलिए। तो ये हमारा हो जाएगा 4y प्लस 1y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y। लेकिन ये हमारा जो ए बी सी डी है पैरेललोग्राम है, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मालूम है ना, तो इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ये तुम्हारा ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन क्या है, यहाँ पे आप लोग लिखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दो लाइन लगा के जीएम लिख दो। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो हमारा ये 5x इक्वल टू 5y होगा, तो देयरफॉर 5x इक्वल टू 5y। इससे हमें क्या पता चलता है, 5 5 कैंसिल, x इक्वल टू y। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। OC जो है हाफ ऑफ OA है। हमारे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल QOC, तो इनको हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे, तो फिर हमारा ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं क्या, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल QOC। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल QOC। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा इधर इसको मिटाई देती हूँ, तो ये बिल्कुल साथ साथ जाएगा ऐसे। ठीक है, एंड ट्रायंगल QOC। अब देखो इसमें क्या क्या, कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं। हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, जब टू पैरेलल लाइंस होती है, थर्ड उसको कट करती है, तो हमारे ये एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल से तो बना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल OAP इक्वल टू एंगल OCQ। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, या सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स लिख लो तब भी चलेगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है बच्चों। एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब टू लाइन से कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस एंगल का नाम एंगल AOP इक्वल टू एंगल QOC। इसके लिए रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। अच्छा, दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ए सिमिलरिटी। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल QOC। सिमिलरिटी कौन सी है, AA, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जब दोनों सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालने, हमें क्या प्रूफ करने के लिए, OC इज हाफ ऑफ OA। तो हमारा OC और OA तो होगा ही साइड के लिए। ठीक है, तो हम ये साइड ले लेते हैं, OA अपॉन OC
मतलब हमारे इस ट्रायंगल की साइड OA और दूसरे ट्रायंगल की साइड OC इक्वल टू AP अपॉन QC, ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर OA अपॉन में OC इक्वल टू AP अपॉन QC, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हमारा आ गया OA अपॉन OC इक्वल टू AP। AP हमारा क्या है 1y है ना, और है ना, सॉरी AP हमारा 2x है, तो AP हो गया हमारा 2x, और ये है हमारा 1y। लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि x इक्वल टू y, तो हम इस y की जगह भी x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर जाते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, चलो फिर भी हो जाएगा। तो OA इक्वल टू 2x OA अपॉन OC इक्वल टू 2x अपॉन 1x या x जो भी लिखो। अब x x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2 अपॉन 1, ठीक है बच्चों। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2OC इक्वल टू OA, या OC इक्वल टू 2 अपॉन में चला जाएगा, मतलब हाफ OA। तो हमें यही तो प्रूव करना था, OC इज हाफ OA, तो OC इक्वल टू हाफ OA, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक, क्लियर। ये थोड़ा सा छोटे छोटे हो गए हैं अक्षर, थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो आप लोग अगर ना दिखाई दे तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए ज्यादा जब बड़ा लिखना होता है थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी सारा क्लियर दिख तो रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी एक बार इसको मैं दोहरा दूं, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं है, हमें ये प्रूव करना था कि OC इज हाफ ऑफ OA। तो बस जो जो ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो को हमने x और y के रूप में ले लिया, और उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि x इक्वल टू वाई। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा दिया, सिमिलर दिखाने के बाद जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो हमें जो पता है हम वही साइड लेंगे, सारी साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो हमें AP और CQ मतलब ये वाला लेना है, OA और OC को हमें दिखाना था, तो OA और OC के साथ हमने AP और CQ को ले लिया, तो इनकी वैल्यू हमने निकाल रखी थी, तो बस हमारा आ गया OC इक्वल टू 1/2 OA, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर समझते हैं हमें क्या पूछा गया है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है PA और PB, ठीक है। तो सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB। एक दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि PA और PB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट C और पॉइंट D पर, ठीक है। PA को पॉइंट C पर और PB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करती है। इफ PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PA की वैल्यू क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। हमें इस ट्रायंगल PCD की पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है। तो चलो पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज गिवन है और क्या क्या हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है किसी सर्कल में, वो दोनों इक्वल होती है, ये मालूम है ना आप सभी लोगों को। तो हमें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम CA इक्वल टू CE लिख सकते हैं, CA इक्वल टू CE क्यों लिख सकते हैं ना, ये हमारा क्वेश्चन 1 डाल देते हैं इसको। फिर दूसरा DE इक्वल टू DB भी लिख सकते हैं, DE इक्वल टू DB। DE ये वाली टेंजेंट छोटी टेंजेंट है और DB ये भी तो टेंजेंट ही है एक्सटर्नल पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारा ये पॉइंट D है, ये C इधर लिखा है दूर थोड़ा, मतलब ये जो कटिंग पॉइंट है ये है D, ठीक है, और ये कटिंग पॉइंट जो है ये C, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा DE इक्वल टू DB हो सकता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं इसको। अच्छा ये बड़ी वाली टेंजेंट जो है AP और AB, या PA और PB, सॉरी हाँ PA और PB जो दिया हुआ है, तो ये भी तो इक्वल है, PA इक्वल टू PB, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल सकते हैं। अब ये क्यों इक्वल है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये मालूम है ना आप लोगों को। तो ये रीजन आप लिख सकते हो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from external point are equal,
ठीक है बच्चों, रीजन पता चल गया ना। तो ये तीन चीजें हमने लिख लिया, ये इक्वल हो सकती हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, यही पीसीडी, सॉरी पीसीडी, ये यहां से है, यहां से ट्रायंगल पीसीडी, ये पॉइंट डी है, डी जरा ढंग से लिख दूं मैं। ठीक है, तो अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, ट्रायंगल पीसीडी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, यही तो होगा ना, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी या डीपी जो ही बोलो, तो क्या हो जाएगा, पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी। ये बात समझ में आई। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द थ्री साइड्स, तो पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी। लेकिन ये जो हमारा सीडी है, ये सीडी है, सीडी दो पार्ट में है, सीई प्लस ईडी, है कि नहीं, सीडी या सीई प्लस ईडी। तो हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं सीडी को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये हो जाएगा पीसी प्लस सीडी को तोड़ो, सीई प्लस डीई, ठीक है, ये हुआ ना सीई प्लस डीई। सीडी जो हमारा है, ये सीडी, ये हमारा टूट के हो गया सीडी, सीई प्लस डीई, और प्लस आगे हम इसको डीपी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब ये हमारा सीई जो है, ये किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं पीसी प्लस सीई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एसी, ये सीए जो भी लिखो, एसी प्लस, और इस डीई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीडी लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीपी। ये बात समझ में आ रही है ना, क्यों लिखा, यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं। कैसे लिया हमने ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसीलिए हमने नंबर डाल दिया था इक्वेशन में। सीई की जगह हमने एसी लिख दिया, ये सीए, ये सीए है ना, चलो सीए ही लिख दो, जो जैसे ऊपर लिखा वैसे ही लिख दो। सीई की जगह सीए लिख दिया, और डीई की जगह हमने डीबी लिख दिया, डीबी या बीडी, इसको भी डीबी लिख लो, जैसे ऊपर लिखा वैसे लिख लो, डीबी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बच्चों, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल के पेरीमीटर के लिए तीनों साइड सीपी प्लस सीडी प्लस पीडी ये लिख दिया है, पीसी प्लस सीडी प्लस डीडी। साइड को तुम सीपी बोलो या पीसी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड से साइड बोली जा सकती है। उसके बाद ये जो हमारी साइड सीडी है, इसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया, ये सीडी को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, सीई प्लस डीई। अब सीई हमारा किसके इक्वल है, सीए के इक्वल है, सीए डाल दिया, और डीबी हमारा डीई के, ये हमारा जो डीई था ये डीबी के इक्वल है, डीबी डाल दिया। अब अपना देखो, अपना डायग्राम देखो, पीसी प्लस सीए, पीसी प्लस सीए क्या है, पूरा एपी है कि नहीं। अब इनको दोनों को ऐसे ऐसे ब्रैकेट में रख के करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पीसी प्लस सीए पर डायग्राम भी देखते जाओ क्वेश्चन का, पीसी प्लस सीए किसके बराबर है, एपी के बराबर है, पीए के बराबर है, जो भी लिखो इसको। तो ये हो गया पीए और प्लस ये वाला हमारा पीबी के बराबर है, ये वाला हमारा पीबी के बराबर है, तो पीए प्लस पीबी। अब पीए की वैल्यू में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और टेंजेंट तो दोनों इक्वल ही होती है, तो हमारी पीबी भी 10 होगी, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कहीं समझ में ना आया हो तो पॉज करके ध्यान से देखोगे। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए डायग्राम को साथ साथ देखते रहना है, डायग्राम देखे बिना आप क्वेश्चन सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा लाइन की बात जो है, हम इसको पीए भी बोल सकते हैं, एपी भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीए हमारा क्या है, पीसी प्लस सीए या पीसी प्लस एसी, कैसे भी बोलो। तो बस यही सब इसमें जोड़ना घटाना और कुछ नहीं, बस इसमें एक ही फैक्ट यूज किया गया है। वो फैक्ट ये है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। देखो तीन तरह की टेंजेंट है, एक तो बड़ी वाली टेंजेंट, ये दो टेंजेंट और ये दो टेंजेंट। तो कोई भी टेंजेंट है किसी भी सर्कल के, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को टच करते हुए निकलती है। ठीक है बच्चों, तो बस इसी फैक्ट पे ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, और उसके बाद ध्यान से इनको देखिए, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें दो है और करके। क्वेश्चन नंबर 24 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं और करके। तो पहला क्वेश्चन इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3,
वेयर ए इज ग्रेटर देन बी फाइंड ए एंड बी। तो ये सेम क्वेश्चन तो हमारी एनसीईआरटी बुक का ही है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने करवाया हुआ है। अपना जो चैप्टर नंबर 8 के मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखना। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, इसलिए ये वाला मैं छोड़ रही हूँ, ये आप देख लेना। मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें है ये क्वेश्चन अच्छे से समझा किया हुआ है। इसका जो दूसरा वाला है और करके ये वाला मैं करती हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इनमें हमें वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने बताई हुई है, तो हमें 30, 60 ये सब वैल्यूज पता होने चाहिए। तो cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। cosec 30 क्या है, sin 30 का उल्टा है। अगर आपको साइन की टेबल आती है, खाली साइन का लर्न कर लो तो सारे वैल्यूज हमें पता चल जाते हैं। तो sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है, तो cosec 30 की वैल्यू 2 है, ये 2 पहले लिखा, और 2 फिर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, प्लस इसी तरह से x sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये टेबल आप लोग लर्न कर लो अच्छे से, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, -3/4। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2 × 4, ठीक है, प्लस x मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4, √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4, और माइनस ये हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 8, प्लस ये हमारा हो जाएगा 3x/4 और माइनस 1/4, ठीक है, तो इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व भी करना है और कुछ नहीं है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो गया 4, 4 × 8 = 32, 32 प्लस 3x और -1 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में आएगा 40, इधर 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर 40 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब 32 - 1 क्या हो गया, 31, 31 प्लस 3x इक्वल टू हो गया 40, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर कर लो, तो ये 31 उधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 40 - 31, तो 3x इक्वल टू कितना हुआ, 40 - 31 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/3, तो x इक्वल टू 3 3 जा 9, 3, ये हमारी वैल्यू आ गई x की, ठीक है बच्चों। तो समझ आया, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है, 8.1, 8.2, 8.3 सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप जाकर के चैनल में जाके देख लेना, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, कोई नंबर चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, बुक का सवाल है, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या पूछा गया है इसमें। कह रहा है विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर्स। ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी दिया हुआ है, तो इसके वर्टेक्स ए बी सी इनको सेंटर मान करके आर्क खींची गई है। आर्क आर ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर, और इस आर्क की रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, 14 इसकी 14 ये सारी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, और जो ये ट्रायंगल के 3 पोर्शन इस तरह के बन रहे हैं, इनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। तो हमें हमसे पूछा गया है कि ये टोटल एरिया, मतलब ये तीनों एरिया जो है जो ट्रायंगल से रिमूव की गई है, इसका टोटल एरिया क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो हमारा ये बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये होता है, याद है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया रिमूव हमारे इस ट्रायंगल से रिमूव किया गया, हमें सिर्फ रेडियस पता है क्या है, तो हम निकालते हैं, लिखते हैं हम टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल ABC, रिमूव्ड फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, एंगल, एंगल ही में कोई नाम नहीं देती, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, यही है थीटा। तो हमारा ऐसा हो जाएगा एंगल A अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल B अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल C अपॉन में 360
पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना? यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसमें हमें रेडियस आर तो पता ही है, इस सवाल में हमारे पास आर हमको मालूम है, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। अभी देखो सब ये पूरा तीनों टर्म में हमारा 1/360 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जितना कॉमन हो सकता है उतना हमें निकाल लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम 1/360 और इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे ब्रैकेट में क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये चीज आने से हमारा इजी हो गया है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मालूम है कि नहीं? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इसकी जगह 180 पुट कर देंगे और बाकी अपना हम जो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर हमारा दिया हुआ ही है, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो बस आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा है 14, तो आर स्क्वायर तो 14 इंटू 14 और इंटू इसकी जगह पे हम पूरा 180 लिख देंगे। ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख दो, ये तो सबको पता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है कि और सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 से हमारा 14 कटेगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये 0 0 कट गया, 18 से 36 2 टाइम्स जाएगा। अभी हम 2 से 22 को काट देते हैं, 11 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, यही तो है। तो हमारे पास ये हो गया 11 2 22, 22 मल्टीप्लाई 14। अब इसको कर लो, 14 2 28, कैरी ओवर 2, 14 2 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? हाँ बच्चों, तो ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी करवाऊंगी। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आप कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन सी करवाते हैं। सैंपल पेपर में ऐसे कंप्लीट करा दूंगी, तो 1-2 वीडियो और बनेंगे, ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लास्ट में जो सेक्शन ई आता है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन में कुछ होता नहीं, वो भी मैं करवाऊंगी। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, शायद पूरा बोर्ड ही भर जाए लिखने में, लेकिन फिर भी मैं लिख करके आपको समझाऊंगी वो भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी करवाते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, मन से पढ़ते रहना और अच्छा एग्जाम हो आपका, हम यही कामना करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।